रिसर्च एक्चुअली क्या होता है मुझे बता सकते हो? साधारण भाषा में, बिल्कुल बेसिक, दो शब्दों से मिलकर के बना है, री एंड सर्च। सर्च का मतलब खोज, ढूंढना किसी चीज को, री का मतलब वापस ढूंढना, ठीक है ना? सो रिसर्च इज एक्चुअली फाइंडिंग समथिंग न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन. At the same time, a research can be a validation of the existing knowledge also. अब मेरी लाइन का मतलब क्या है कि मान लो मैं एक दिन चाय बना रहा था, ठीक है ना? चाय में मैंने सोचा कि अरे यार चलो मैं अदरक भी डाल करके देखता हूं, राइट? तो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी मेरे पास कि चाय कैसे बनाई जाती है, ठीक है? मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग नॉलेज में इनपुट डाल दिया, ठीक है? अब मैंने देखा कि यार मेरी दादी जी एक तरीके से चाय बनाया करती थी, आज मैं भी उसी एग्जैक्टली तरीके से बनाता हूं और देखते हैं क्या अभी भी उसमें वैसा टेस्ट आता है. तो मैंने क्या किया, वैलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है ना? सो रिसर्च इज फाइंडिंग न्यू वेज टू डिस्कस न्यू थिंग्स और वैलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज. जो था उसको वैलिडेट किया और जो था उसमें एड ऑन भी कर दिया, एड ऑन करके देखा कि क्या बदलाव आ रहा है. तो ये सारी चीजें रिसर्च है. अब मैं हमारे तरीके वाले एग्जाम्पल बता देता हूं. मान लीजिए मुझे कुछ नया एड ऑन करना, तो वो तो हम सभी करते हैं. मान लो एक प्रोटोकॉल चल रहा था मोबिलाइजेशन का, मैनुअल थेरेपी का, एक्सरसाइज रिजीम का, कोई प्रोटोकॉल चल रहा था, स्पोर्ट्स में चल रहा था, न्यूरो में चल रहा था, ऑर्थो में चल रहा था. आपने सोचा, जैसे कि ये लोग भी कर रहे हैं अभी रिसर्च, कि यार ये एग्जिस्टिंग चल रहा है, मैं इसमें प्लायोमेट्रिक्स जोड़ देती हूं, मैं पिलाटेस जोड़ देता हूं, मैं इसमें स्ट्रेंथनिंग जोड़ देते हैं, बैलेंस जोड़ देते हैं, एजिलिटी जोड़ देते हैं. क्या बदलाव आया, क्या पेशेंट जल्दी ठीक हो पा रहा है? तो व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम एडिंग माय नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू प्रोड्यूस सम डिफरेंट रिजल्ट. रिसर्च हो गया. अब कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल, दर्शना का एग्जाम्पल देता हूं. जब ये क्या कहना चाहिए, रिसर्च कर रही थी अपनी, तो इसको एक बहुत बड़ा ट्रबल आया. इसने एक क्वेश्चनर इसको मिला जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चनर था, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं था. वो इट वॉज इन सम अदर लैंग्वेज. विच लैंग्वेज इट वॉज? इटालियन में था वो क्वेश्चनर आज भी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है. अब मैंने क्या किया, मैंने उसको लिया और एक ऑथेंटिक कोई ऐसा इंसान पकड़ा जिसको इटालियन भी आती है यहां पे जयपुर में और उसको इंग्लिश भी आती है. उससे मैंने कन्वर्ट कराया, दो लोगों और से कन्वर्ट कराया और इंडियन पॉपुलेशन में उसी को क्या कहना चाहिए, उसके बेस पे मैंने आउटकम ऑब्जर्व किए. यानी कि मैंने मान लो 100 लोग ऐसे लिए जिनके लिए वो काम का था, उनसे भराया मैंने, फिर उनसे अगले दिन फिर भरा लिया, कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस भरा लिया मैंने. तो मैंने क्या किया, नॉलेज तो एग्जिस्टिंग थी वहां पे, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को हमारे प्रोस्पेक्ट में वैलिडेट करा दिया मैंने. अगेन दैट बिकम्स अ रिसर्च. अब जो मैंने किया उसमें मैंने क्या किया, ऑल टुगेदर एक नया रिसर्च, एक नया क्वेश्चन डेवलप कर दिया जिसका कंटेंट सेम था, एग्जिस्टिंग कंटेंट था, लैंग्वेज नहीं थी और पॉपुलेशन नहीं थी. तो ये रिसर्च हो गई हमारी. ठीक है. रिसर्चेस आर ऑलवेज, यूजुअली कहते हैं, कई लोग किताबों में पढ़ोगे ना तो उसे बताएंगे कि रिसर्चेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि अप्लाइड, जैसे कि दूसरी. यार हर रिसर्च अप्लाइड होती है. अगर वो अप्लाइड नहीं है तो वो रिसर्च नहीं है. ठीक है ना. अप्लाइड का मतलब है हम एप्लीकेशन बेस पे देख रहे हैं. अब कई लोग अप्लाइड को क्या प्रैग्मेटिक फॉर्म में देखते हैं. प्रैग्मेटिक फॉर्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल फॉर्म. जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च किसी प्रैक्टिकल फॉर्म में की जाए. जैसे कि सोशल साइंसेस की रिसर्च होगी, जैसे कि आर्ट्स में की जाती है. पीएचडी तो हर जगह होता है ना. तो जैसे आर्ट्स वाले कर रहे हैं, हिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं. अब हिस्ट्री में आप क्या प्रैक्टिकल करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप प्रैक्टिकल. हिस्ट्री सिविक्स हो गया, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंसेस वगैरह में तो प्रैक्टिकल्स होते हैं. हिस्ट्री में तो हम रीड ही कर सकते हैं काफी सारी चीजों को. या इधर आपके कम्युनिटी मेडिसिन जैसी चीजें होगी. तो ये क्या है, ये प्रैग्मेटिज्म बहुत ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे. तो लेकिन फिर भी ये रिसर्च सारी अप्लाइड रिसर्च है. क्यों? क्योंकि यू आर अप्लाइंग थिंग्स. अब हम जिस रेस्पेक्ट में अप्लाइड रिसर्च को देखते हैं उसका मतलब है, मान लो तुम लोगों ने 50 लोगों पे एक रिसर्च किया. मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने देखा मैनुअल थेरेपी का इफेक्ट क्या होता है आफ्टर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन. किसी का एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, मैंने मैनुअल थेरेपी किया और उसके बाद मैंने इफेक्ट देखा. मैंने 5 पे देखा, 10 पे देखा, 20, 30, 50 पे देख लिया मैंने. अब क्या मैं 50 लोगों, मान लो मेरे मैनुअल थेरेपी का इफेक्ट आया कि मैनुअल थेरेपी का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है अगर मैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की बात कराऊंगा लोगों में तो. लेकिन जयपुर में तुम्हें पता है रोज की रोज कितने एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हो रहे हैं? शायद 1000. अगर मैं एक महीने की बात करूंगा शायद 10,000.
अगर मैं एक साल की बात करूंगा शायद 1-1.5 लाख, और वही पूरे इंडिया में कितने हो रहे हैं? करोड़ों में हो रहे हैं। लेकिन रिसर्च मैंने कितने लोगों पे की? 50 लोगों पे। क्या मैं 50 लोगों का डेटा के बेसिस पे कह सकता हूं कि अगर मैं 1.5 करोड़ लोगों में जिनका की एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है उनको भी ये ट्रीटमेंट कराऊंगा तो उनमें भी ये इफेक्ट आएगा? मैं नहीं कह सकता। तो वो कहने के लिए मुझे क्या चाहिए? वो मुझे चाहिए बड़ा डेटा चाहिए। और ऐसी रिसर्चेस जहां, अब मैं इसलिए स्पेशली बता रहा हूं क्योंकि अदरवाइज क्लासिफिकेशन में नहीं आता है, तो ऐसी रिसर्चेस जिसका डेटा के भरोसे मैं ये कह सकूं कि अगर इतने लोगों में इस इंटरवेंशन का ये फर्क आया है तो मैं दुनिया भर में यदि ये काम कराऊंगा तो ये इफेक्ट आएगा, तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं इन्फेरेंशियल डेटा। हम क्या कहते हैं? इन्फेरेंशियल डेटा। और ऐसी रिसर्चेस को हम क्या कहते हैं? इन्फेरेंशियल रिसर्चेस। ठीक है ना? ऐसा डेटा जो कि मैं पॉपुलेशन पे इन्फर कर सकूं। इन्फर मतलब कि इसका रिजल्ट के भरोसे पे मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोगों में कराऊंगा यही सेम इंटरवेंशन तो उसका इंपैक्ट भी यही आएगा हर एक के अंदर। रिसर्च की बात करें, इंटरफेरेंशियल नहीं है ये, इनफेरेंशियल है ये। इट इज, देखो फर्क है, इंटरफियर और इन्फेरेंशियल में फर्क होता है। ठीक है ना? इन्फर कर रहा हूं मैं डेटा, राइट? सो दैट बिकम्स एन इन्फेरेंशियल रिसर्च। अब मुझे इसके बाद आप लोगों को कुछ और बताना था। हाँ, अब आपको रिसर्च जब शुरू करनी है, रिसर्च हमेशा एक चीज से शुरू होती है, दैट इज योर रिसर्च प्रॉब्लम। भाई रिसर्च मेरी नजर में क्या है? इट इज अ सोल्यूशन। 1969 में एक ना वो थे, दो भाई थे, थियोडोरसन ब्रदर्स थे, तो उनके लिए कहा जाता है थियोडोरसन एंड थियोडोरसन। तो 1969 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी रिसर्च की। तब उन्होंने बताया था रिसर्च इज अ आंसर और अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विच इज प्रेग्मेटिक एंड अप्लाइड इन नेचर, विच, अब उसके बाद में आगे वाली वही लाइन जो मैंने अभी पहली बात शुरू की थी कि विच कैन बी एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज प्रोड्यूसिंग अ न्यू नॉलेज, और इट कैन बी अ वैलिडेशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन उन्होंने दी थी। अगर बाय चांस आपको कहीं पे भी लिखना हो तो आप बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हो, इसलिए मैंने हिंदी में बताई आपको। रिसर्च क्या है? किसी चीज को नया निकालना, किसी नई चीज को फाइंड आउट करना। अब देखो, चलो बाद में आऊंगा इस बात पे, एक चीज मुझे और नोटिफाई करानी है। तो नई नॉलेज को फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि इट कैन बी, या इट इज एवरी टाइम इट इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इट इज अ आंसर टू अ क्वेश्चन। हमेशा जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च कम्स फ्रॉम प्रॉब्लम। अब कई लोग ऐसा कहेंगे, पूछना चाहिए आप लोगों को, आप नहीं पूछ रहे हो, लेकिन अब दो तरीके की रिसर्चेस होती है। वन कैन बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वन कैन बी क्रिएटिव रिसर्च। अब इन दो का एग्जांपल मैं एक अच्छी तरीके से दे सकता हूं, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। सुना ना इस चीज का? दोनों रिसर्चेस है, राइट? बोथ ऑफ देम केम आउट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना? वो किसी सवाल का जवाब थी, एग्जिस्टिंग था दुनिया में, मुझे नहीं पता माउंट एवरेस्ट था, मुझे नहीं पता माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा था, हमने डिस्कवर किया, नाप करके कंपैरेटिव स्टडी किया। ठीक है ना? सेकंड कौन सा है पता है? अगर हाईएस्ट एवरेस्ट है तो सेकंड कौन सा है दुनिया में? कंचनजंगा नहीं है, फ्यूजी भी नहीं है। आपको पता है पहले दो इंडिया में ही है, पहले दो इंडिया में ही है ना, वो मत करो। क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? माउंट आबू? चलो वो गूगल करके बताएगा। मेरी नजर में माउंट K2 है। ठीक है ना? नो, दैट्स काराकोरम। K2 इज काराकोरम, गुडविन ऑस्टिन। ठीक है ना? चलिए, तो अब मैं जो बात बता रहा हूं दैट इज अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम को निकाल देने के कई तरीके होते हैं। मान लो बल्ब का आविष्कार हुआ। बल्ब का आविष्कार क्यों हुआ? क्यों हुआ? वो किसी सवाल का जवाब था, अंधेरा था, है ना? अंधेरा था तो रात को मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था ना, मशालों में तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। एक समय निकला जब दुनिया में इलेक्ट्रिक करंट आया। इलेक्ट्रिक करंट के आने के भी कुछ साल के बाद बल्ब आया। ठीक है ना? सो आई हैड अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, अंधेरा था, तो अंधेरे को मिटाने के लिए जवाब में क्या आया? बल्ब आया, राइट? इट वॉज एन इन्वेंशन।
अब कई लोग जो रिसर्च करते हैं, जैसे कि ये बात से शायद फाइनल ईयर वाले एमपीटी कोरिलेट करेंगे मेरी बात से, या इंटर्न्स जो है वो कोरिलेट करेंगे। जब भी रिसर्च करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा चीजें प्रेवलेंट है कि लेट अस हैव अ मदर आर्टिकल ऑफ समथिंग, लेट अस हैव अ रेफरेंसिंग आर्टिकल। सुना है ना तुम लोगों ने? तो तुम लोगों को भी सुनना पड़ेगा भाई। कई लोग ऐसा कहते हैं कि रिसर्च नहीं कर सकते जब तक कि कोई मदर आर्टिकल ना हो। लेकिन मदर आर्टिकल का मतलब ये होता है कि एक आर्टिकल जहां से आपने प्रेरणा ली, ठीक है ना? जैसे आजकल हम कोरियन म्यूजिक से बहुत प्रेरणा ले रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है ना? तो हमने एक जगह से प्रेरणा ली और उस प्रेरणा के चलते हमने एक रिसर्च कर डाली, सो दैट बिकम्स अ मदर आर्टिकल। लेकिन मदर आर्टिकल इज एक्चुअली अ मिथ। अगर मदर आर्टिकल के भरोसे, मदर आर्टिकल का मतलब होता है वन आर्टिकल, यू डोंट नीड टू बी एम्फेसाइजिंग ऑन ओनली वन आर्टिकल। आप एक आर्टिकल पे थोड़ी एम्फेसाइज करोगे। अगर हम एक आर्टिकल के ऊपर चिपक करके रह जाते तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? नहीं होता। क्या जितनी भी इन्वेंशन से हो पाती? नहीं हो पाती। तो वहां पे मदर आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, हम रिव्यू आर्टिकल्स की बात करेंगे। यू मस्ट हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लिटरेचर जिसका कि आप रिव्यू करते हो। मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल, गिव मी एन एग्जाम्पल किसी कंडीशन का या किसी इंटरवेंशन का एग्जाम्पल दो, न्यूरो की कोई भी इंटरवेंशन जो चल रही, इंटरवेंशन बताओ, ट्रीटमेंट अप्रोच, कोई नई जैसी ट्रीटमेंट अप्रोच। सीआईएमटी, कंस्ट्रेंट इंड्यूस एक्सरसाइज मूवमेंट थेरेपी। चलो सीआईएमटी की बात कर रहे हैं। अब इनको करनी थी रिसर्च कोई सीआईएमटी पे, ठीक है ना? अब इन्होंने देखा यार सीआईएमटी में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होते हैं, ये पर्टिकुलर मूवमेंट होता है, ऐसे की जाती है सीआईएमटी। नाउ व्हाट टू बी डन मोर? अब और हम क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं घर बैठ करके तो ये नहीं करूंगा कि चलो आज मैं सोचता हूं कि सीआईएमटी में मैं क्या ऐड कर दूंगा। नहीं, जब तक कि मुझे पता ही नहीं होगा कि बेस लेवल पे क्या चीजें चल रही है दुनिया में, तो मैं कैसे ऐड ऑन करूंगा उस चीज में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 50, 100, 200, 1000 आर्टिकल निकाले जो कि सिर्फ सीआईएमटी पे बेस्ड थे इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। तो इन्होंने क्या किया? एग्जिस्टिंग लिटरेचर का रिव्यू किया। फिर इन्होंने 1000 आर्टिकल पढ़ने के बाद इनको लगा अरे यार ये तो किया गया है, लेकिन जितने भी रिसर्चेस मैंने देखी वो तो बहुत छोटे छोटे सैंपल साइज में किए, इनमें से तो कोई भी इंडियन पॉपुलेशन में नहीं किया गया। इसमें तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट लिया ही नहीं गया है, इसमें तो अपर लिम नहीं लिया गया है, इसमें लोअर लिम नहीं लिया गया है, इसमें बायोमैकेनिक्स नहीं देखी गई है, इसमें मसल स्ट्रेंथ नहीं देखी गई है। ऐसे पैरामीटर्स निकल करके आएंगे कब? जब ये पढ़ना शुरू करेंगे उसको। तो लिटरेचर रिव्यू से निकल करके आता है आपका क्या? रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है तो रिसर्च प्लान नहीं है, रिसर्च प्लान नहीं है तो रिसर्च ही नहीं है आगे, ठीक है ना? एग्जैक्टली आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी तो किस चीज का सोल्यूशन ढूंढोगे आप? एब्सोल्युटली, रिसर्च इज एवरीवेयर। आप सुबह आंख खुली तब से लेके अगले दिन आंख खुली तब तक रिसर्च चल रही है, ठीक है ना? सुबह चाय बनाने, मैं एग्जांपल चाय से ही देता हूं, इसलिए मैंने बात चाय बनाने से शुरू किया था। एग्जैक्टली, प्रिपरेशन ऑफ टी वाज अ रिसर्च ओनली। एक दिन पानी गर्म हो रहा था किसी चाइनीज राजा के घर में, वहां से पत्ती उड़ करके आई, उसके अंदर चली गई, टेस्ट बदल गया पानी का। तो क्या हुआ? उसको अच्छा लगा, यार ये तो डिफरेंट चीज हुई। क्या हुआ? रिसर्च ही तो है। इंटरवेंशन बदल दिया हमने। हर रोज मैं फ्रोजन शोल्डर वाले आदमी को मोबिलाइजेशन देता था, एक दिन मैंने एमडब्ल्यूएम दे दिया, उसको फर्क पड़ गया। पत्ती वाला ही फर्क तो है, ठीक है ना? सो रिसर्च प्रॉब्लम जब तक नहीं होगी तब तक हम आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे किसी चीज का, ठीक है? सो इसके बाद हम जब करते हैं, हमारे पास मान लो रिसर्च प्रॉब्लम आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल गिव मी रिसर्च प्रॉब्लम, बताओ कोई एग्जाम्पल दो, अपनी फील्ड से रिलेटेड दे दो, कैसे रैंडमली उठा के दे दो। मैं तो चाय की पत्ती का दूंगा, तुम कैसे बता दो, कुछ और बता दो। गिव मी एन एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे दो छोटा सा। नहीं, मैं एमबीडी सेकंड ईयर से बोलूंगा, अपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स बताओ जैसे तुम लोग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे काजल बताओ, तुम अपना बताओ। तुम्हारा नोमोफोबिया है? ओके, तो नोमोफोबिया में हम क्या पता कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टुडे सिनेरियो बहुत नंबर ऑफ नोमोफिलिक इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, तो उसकी वजह से तो आप कोई इंटरवेंशन दे रहे हो उसमें? क्या इंटरवेंशन दे रहे हैं? मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नोमोफोबिया होता है, इट इज दी फोबिया, डर है कि यदि मेरा फोन चोरी हो गया तो उसके बाद मेरा क्या होगा, दैट इज नोमोफोबिया। जेएनयू में सबसे पहले रिसर्च मैंने की थी, इसमें बता दूं आप लोगों को, हंसने से पहले मैं बता दूं। हाँ, न्यूरोबिक्स एंड सीबीटी। क्या इससे पहले कभी न्यूरोबिक्स एंड सीबीटी हुए नोमोफोबिया पे? बस अब रुक जाओ यहां पे। तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारी क्या थी? नोमोफोबिया। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या थी कि इसके ऊपर फिजिकल थेरेपी नाम का कोई इंटरवेंशन हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? ये हमारी प्रॉब्लम थी। हमारा सेंटर ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था? नोमोफोबिया था।
अब इसको लगा, इसने शायद बहुत सारे लिटरेचर सर्च किया और इसको लगा कि यार जो इसके न्यूरोबिक्स एंड दूसरा क्या ले रहे हो, सीबीटी आप ले रहे हो, तो शायद ऐसी क्या कहना चाहिए, सिमिलर कंडीशंस में फायदा मिला है लोगों को, तो शायद नोमोफोबिया में भी मिलना चाहिए, या ये साइकोलॉजिकली इंड्यूस कंडीशन है तो वहां पे मिलता है, लेकिन नोमोफोबिया में तो काम नहीं हुआ। तो इसने क्या सोचा, इसने अपने दिमाग में सोचा कि यार ये साइकोसोमैटिक कंडीशन है, तो अदर साइकोसोमैटिक पे फॉर एग्जांपल सीबीटी वर्क करता है, तो शायद नोमोफोबिया में भी करना चाहिए। यही सोचा, लेकिन ये प्रूफ तो नहीं था और इसके पीछे कोई एविडेंस भी नहीं था, तभी तो अपन कर रहे हैं। तो इसने अपने दिमाग से, आप जिसको कहते हैं ना मन गढ़ंत कहानी बनाना, तो इसने कहानी बनाई दिमाग में कि अगर इसको मैं, इन ब्लॉक्स को मैं ऐसे 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 रखूंगी तो एक बिल्डिंग बन जाएगी। मन में बनाया ना, लेकिन इसके दिमाग में था कि यार क्योंकि कई जगह हुआ है और वर्क किया है, तो शायद मेरी जगह पे भी वर्क करेगा, लेकिन इसके पीछे कोई बेसिस नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं जिसके पीछे एविडेंस या स्टैटिस्टिकल बेसिस नहीं है, जिसको मैं प्रूव नहीं कर सकता, उस बात को मैं कहता हूं हाइपोथेसिस। आप कहते हो ना हाइपोथेटिकल बात है यार, क्या क्या वजह क्या है इस, क्या लॉजिक है इस बात में, कोई लॉजिक नहीं है ना किसी बात में, या कोई प्रूफ नहीं है, जिस बात को मैं साबित नहीं कर सकता अंटिल अनलेस आई परफॉर्म रिसर्च, हम उस चीज को कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है ना। सो लेट अस टॉक अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक्चुअली एक अजम्पशन है, इट इज अ एजुकेटेड एंड अ नॉलेजेबल अजम्पशन दैट अ पर्सन टेक्स बेस्ड अपॉन द पैरेलली अवेलेबल एविडेंसेस। क्योंकि अगर मेरी हाइपोथेसिस के पीछे ही कोई एविडेंस होगा तो खैर वो हाइपोथेसिस रही नहीं फिर तो, ठीक है ना, फिर तो वो प्रूवन फैक्ट हो गई फिर तो, राइट। अगर मैंने प्रूव कर दिया तो वो फैक्ट है, प्रूव नहीं कर पाया तो वो तब तक वो हाइपोथेसिस है, ठीक है। और यही वो नींव होती है जिसकी का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मैं एंड तक लेकर के जाता हूं, और इसी को मुझे प्रूव करना होता है, ठीक है ना। मुझे अंत में इसी चीज को प्रूव करना होता है कि नाउ आई हैव प्रूव्ड माय हाइपोथेसिस। जब आप कंक्लूजन लिखते हो अपने थीसिस का या फिर किसी रिसर्च पेपर का, देन यू राइट इट एज क्या कहना चाहिए, बाय द वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टडी, बाय एक्सेप्टिंग द एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, या फिर बाय एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्टिंग द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, या ऐसे इस तरीके की लैंग्वेज बना करके आप लिखते हो जो भी आपकी हाइपोथेसिस प्रूव हुई है, तो इट इज अ अजम्पशन, एजुकेटेड अजम्पशन। अब इसने मुझे बताया कि भाई नोमोफोबिया में सीबीटी या न्यूरोबिक्स जो है वो काम करेंगे। अब इसे एक्चुअली हवा में तो करी नहीं होगी बात, कहीं ना कहीं पे न्यूरोबिक्स लिया गया होगा, कहीं पे सीबीटी लिया गया होगा, तब इसके दिमाग में आया, तो बिल्कुल हवा में तो नहीं थी, इसलिए अजम्पशन था, लेकिन एक एजुकेटेड, काउंटेड, नॉलेजेबल अजम्पशन था, एक ऐसा अजम्पशन था जिसके ऊपर काम किया गया है पहले, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं किया गया। तो यहां पे मेरे पास एक और बात निकल करके आई, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च और रिसर्च प्लान कैन बी डायरेक्शनल ऑल्सो, राइट। इट हैज टू बी योर ओन। रिसर्च प्रॉब्लम्स आर यूजुअली डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। जब आप लोगों से पूछा जाएगा ना व्हाट इज रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन फिजियोथेरेपी, या इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वहां पे लिख सकते हो इट कैन बी अप्लाइड, इट कैन बी प्रैग्मेटिक, इट कैन बी डायरेक्शनल, इट कैन बी नॉन डायरेक्शनल, इट कैन बी प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इसी की वजह से हम लोग रिसर्च करते हैं, ताकि मैं प्रोग्रेशन कर सकूं अपने प्रोफेशन का, या पर्सनल प्रोग्रेशन भी कर सकूं। बात समझ में आ गई। अब हाइपोथेसिस जो है वो कुछ प्रकार की होती है जैसे कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जैसे कि नल हाइपोथेसिस, जैसे कि एम्पायरिकल हाइपोथेसिस, जैसे कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, मैंने दो वेरिएबल्स लिए और वेरिएबल्स में मैं कोई ना कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाया, इसका मतलब ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। दो वेरिएबल्स लिए, या दो से ज्यादा भी ले सकते हो, मैं एग्जांपल दो का दे रहा हूं। दो वेरिएबल्स लिए और दोनों के बीच में मैं कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, नल हाइपोथेसिस है।
एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसके पीछे डेटा का सपोर्ट है, तो दैट बिकम्स, या फिर प्रैक्टिकल लॉजिक का सपोर्ट है, इसको हम ना लॉजिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं कई बार, ठीक है। तो इसके पीछे एक लॉजिकल बेसिस है, तो दैट बिकम्स अ लॉजिकल हाइपोथेसिस। खाली लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, डेटा की बात नहीं कर रहा हूं। मान लो इसका अगर कोई सब्जेक्ट्स ना लेकर के एक नरेटिव रिव्यू कर रही होती, जैसे कोर्ट में होता है ना, दलीलें देते हैं, खाली दलीलों से केस नहीं जीता जाता ना, आपको एविडेंस सबूत चाहिए ना, एक खाली क्या कहते हैं उसको, गवाहों के बेसिस पे भी केस नहीं जीता जाता ना, तो वो क्या है, हाइपोथेटिकल है वो सारा। तो वहां जो हाइपोथेसिस है, जो मैं खाली दलील दे रहा हूं, दैट बिकम्स अ लॉजिकल हाइपोथेसिस। वहां पे भी तो रिसर्च है, केस जीतने की रिसर्च ही तो है। मान लो मैंने कोई केस फाइल किया और मैं खाली दलीलों के बेसिस पे कर रहा हूं, ये होगा तो ये हो जाएगा, वो होगा तो वो हो जाएगा, दैट बिकम्स अ लॉजिकल हाइपोथेसिस टिल यू प्रूव इट। फॉर प्रूविंग ईदर इट हैज टू बी अ alternate hypothesis or it has to be a null hypothesis. नल हाइपोथेसिस भी कई बार हमारी मेजर हाइपोथेसिस होती है। यानी कि मान लो दो लोग हैं, दो वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए आपको उसमें कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा चुका है दुनिया में। मान लो कोई कहता है कि ना क्या कहना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एसी में बैठने से बाल झड़ने लग जाते हैं, फालतू की बात है ना, कोई मतलब कोई लॉजिक एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, टिल यू डू अ हिस्टोलॉजिकल रिसर्च, टिल यू डू अ फिजियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है ना। मैं दलीलों के बेसिस पे तो ये बात नहीं प्रूव कर सकता, मुझे कोई डेटा चाहिए इसके अंदर, या ये दो वेरिएबल थे, बाल झड़ना और एसी का चलना। तो अगर इसमें फालतू में मैंने एक रिसर्च करके, फैब्रिकेट डेटा करके, अपनी मर्जी से डेटा बना करके मैंने कोई रिसर्च किया जिसमें मैंने प्रूव कर दिया अपने डेटा से कि यदि एसी तेज चलेगा तो बाल ज्यादा झड़ने लगेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दो वेरिएबल्स का मुझे एक ऑथेंटिक रिसर्च करके अगर यह पता कराना है कि दोनों में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, दैट विल बिकम माय नल हाइपोथेसिस। ओके, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है जहां पे स्टैटिस्टिकल डेटा का यूटिलाइजेशन में कर रहा हूं, जो कि आप लोग सब करने वाले हैं अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ स्टैटिस्टिकल नहीं है, स्टैटिस्टिकल के बाद मैं वेरिएबल का यानी कि कनेक्शन का एस्टैब्लिशमेंट शो करने वाला हूं, या आप लोग जो सब कर रहे हैं वो दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने वाले हैं। सॉरी, जैसे कि अगर कोई इंटरवेंशन नोमोफोबिया पे काम कर रही है, कोई इंटरवेंशन नोमोफोबिया पे काम नहीं कर रही है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ काजल का एग्जांपल लेता हूं, एक था न्यूरोबिक। न्यूरोबिक may have a significant impact on nomophobia, neurobics may not have a significant impact on nomophobia। तो एक हुआ मेरा alternate hypothesis, जहां पे मैंने कोशिश किया कि कोई रिलेशनशिप का एस्टैब्लिशमेंट होगा। नल हाइपोथेसिस, कोई रिलेशनशिप का एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा। अब दो और हाइपोथेसिस बनेगी इस केस में, दैट विल बी अकाउंटेड फॉर सीबीटी। भाई सीबीटी विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन नोमोफोबिया, CBT will not have a significant impact on nomophobia। तो मतलब एक alternate hypothesis, एक, अब इंटरवेंशन तो थी दो, तो दोनों में से भी तो कोई एक बेहतर और एक खराब होगी। So there will be a significant comparison between the efficacy of CBT and neurobic. There will be no significant comparison between the efficacies of neurobics and CBT। तो यानी कि अगर कोई कंपैरिजन था दोनों के बीच में, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई। अगर मैं कोई कंपैरिजन एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, मान लो दोनों का इंपैक्ट सेम ही था, तो नल हाइपोथेसिस प्रूव हो गई। इसका मतलब है हो सकता है दोनों ही बेनिफिशियल हो, या हो सकता है दोनों ही बेनिफिशियल ना हो। तो इन दैट केस इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जहां पे कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ, कोई कंपैरिजन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। इन कंपैरिजंस को देखने के लिए हम एक चीज लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, इसको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। अब ये मुझे पढ़ाना नहीं था, बट बातों से बात निकली है तो मैं बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अब हम मानते हैं दो वेरिएबल्स के बीच का कनेक्शन या तो 100% परफेक्ट हो सकता है या 0% हो सकता है। ये तो हो गया ऑल और नन लॉ, होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रिसर्च ऐसा मानता है कि अगर आप दो वेरिएबल्स के बीच 95% कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो, इट कैन बी अ पॉजिटिव कनेक्शन, इट कैन बी अ नेगेटिव कनेक्शन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
लेकिन अगर आप 95% तक किसी दो वेरिएबल्स में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पा रहे हो तो इसका मतलब है जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है, हम मान लेंगे उस रिजल्ट को। अगर 95% तक कोरिलेशन आप या कोई भी रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश कर पा रहे हो तो 5% वो कहते हैं कि हो सकता है यार बीच में छोड़ दिया हो किसी ने, सैंपल साइज कम हो, ऐसी जगह पे कर रहे थे जहां पे फिजिबिलिटी नहीं थी, तो कुछ एरर्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे एरर्स होते हैं जिनको कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 5% का हम नेग्लेक्शन जो है उसको अग्री कर देते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं पी वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन 0.05। ठीक है ना, इसका मतलब है 95% करेक्शन हमको चाहिए, 5% का चांसेस हमको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेबल। इसके बारे में डिटेल में बात हम लोग अगली बार करेंगे जब हम लोग दूसरे लेवल ऑफ एविडेंसेस देखेंगे, है ना। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 करके, जिसमें कि सबसे ऊपर आता है आपका सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आते हैं, हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में इस चीज के बारे में। रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब होता है कि वो मेथड जिस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, दैट इज अ रिसर्च डिजाइन। नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट कम्स इनटू एक्शन, वन इज रिसर्च मेथड, द अदर वन इज रिसर्च मेथडोलॉजी। सुने हैं ना दोनों, ये क्या फर्क होता है दोनों में? फाइनलिस्ट एमपीटीज बताएंगे। रिसर्च मेथड क्या और रिसर्च मेथडोलॉजी क्या? अब हाँ बताओ। Method is basically the approach you apply to get the data. Methodology is basically the study you know, basically आपने किस चीज की बेसिस पे आपने उसको अप्रोच किया, the approach you chose। बात तो सेम ही हो गई। नहीं मतलब how do you validate या prove कि आपने एक चीज क्यों चूज करी? नहीं, क्यों का मतलब तो खैर नहीं है, बट स्टिल मैं कहूंगा जो आपने पहले डेफिनेशन ली थी मेथड के लिए, यू आर लिटिल क्लोज टू दैट। सो मेथड का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, डिजाइन कैन बी एक्सपेरिमेंटल, इट कैन बी नॉन एक्सपेरिमेंटल, इट कैन बी बेस्ड अपॉन जस्ट रीडिंग ऑफ फैक्ट्स। तो मान लीजिए जैसे कि सर्वे है, चलो सेंसस है, पॉपुलेशन काउंट होता है ना जो, वो भी एक रिसर्च एक तरीके का, कोहॉर्ट स्टडी है, बड़ी बड़ी स्टडीज होती है, सोशल साइंसेस की स्टडी है। तो सेंसस लिया, सेंसस इज अ काइंड ऑफ सर्वे, ठीक है ना। तो सर्वे बेस्ड स्टडी एक हुई एक्सपेरिमेंटल, एक केमिस्ट्री लैब में बैठ के कर रहा हूं मैं, बम फोड़ रहा हूं, या एक हमारे वाली हुई, हमने एक इंटरवेंशन करा करके देख ली। तो हर चीज का एक टिपिकल तरीका होता है कि कैसे शुरू होगी और कैसे अंत तक जाएगी वो, दैट इज अ रिसर्च मेथड। सो दैट रिसर्च मेथड रिफ्लेक्ट्स द डिजाइन इन विच द रिसर्च हैज बीन कैरिड आउट। शुरू से लेके अंत तक हम कैसे पहुंचेंगे, जो कि आपने बताया था शुरू में, वो रिसर्च मेथड होता है, ठीक है ना। यू कैन से दैट, यस, अप्रोच। तो वो अप्रोच इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो ही रिसर्च डिजाइन होती है एक्चुअली, कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, कैसा। अब रिसर्च डिजाइन अगर हमको पता है तो वहीं से हम तय कर लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो हर ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगेगा, वो यहीं से निर्धारित हो जाता है, ठीक है ना। ये हुआ रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड कैन बी डिफरेंशियली क्लासिफाइड विद डिफरेंस इन द रिसर्च टाइप। एक रिसर्च जैसे कि कंपैरेटिव, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल, तो हर एक का एक मेथड होगा, वो रिसर्च टाइप के अकॉर्डिंग चलता है। सेकंड आता है मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिसर्च। जैसे कि आप अपनी रिसर्च में, थीसिस में एक मेथडोलॉजी लिखते हो, मैंने 30 मरीज लिए, 30 मरीज ये इंक्लूजन क्राइटेरिया था, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था, तो हर रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए मैंने क्या सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस बनाए कि वो इस तरीके से की जाएगी, ऐसे आउटकम लिए जाएंगे, ऐसे एनालिसिस होगा और ऐसे रिजल्ट आएगा। दैट बिकम्स मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी इज प्रोस्पेक्टिव और इट इज डिफरेंट फॉर एवरी रिसर्च। हर रिसर्च की मेथडोलॉजी अलग होती है, ठीक है ना। वैसे ही हर रिसर्च डिजाइन का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, ऑलराइट। दो आरसीटीज, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो होते हैं, या दो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो होती हैं, दोनों का मेथड सेम हो सकता है, लेकिन मेथडोलॉजी दोनों की डिफरेंट। करेक्ट है जी। चलिए, अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिसर्च डिजाइन की। तो रिसर्च डिजाइन में हम रिसर्च की बात ही करते हैं, तो सबसे पहला जो टर्म हमारे लिए आता है, दैट इज टू काइंड्स ऑफ रिसर्च। वन कैन बी क्वांटिटेटिव
अदर कैन बी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब? क्वांटिटी। क्वालिटेटिव का क्या मतलब? क्वालिटी। ऑफ कोर्स इस क्लास में वो बच्चे बैठे हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्वालिटी। इस क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्वांटिटी। राइट? तो क्वांटिटी का मतलब आई एम क्वांटिफाइंग समथिंग, मुझे नंबर में कुछ जवाब मिल रहा है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव मतलब कि मुझे सब्जेक्टिव आंसर मिल रहा है, चाहे तो आपके बिहेवियर, आपके इंटरेस्ट, आपके नेचर के बारे में पता चल रहा है, धर्म कर्म की बातें पता चल रही है, कथाएं मिल रही है सुनने को, लेकिन मेरे पास नंबर में कुछ नहीं आ रहा जिसके बेसिस पे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, दैट इज क्वालिटेटिव। हमेशा एविडेंस वैल्यू क्वांटिटेटिव रिसर्च की हाई होती है, क्वालिटेटिव की नहीं होती है। आइडियली अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ से ऐसा देखना चाहो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के बेसिस पे देखना चाहो तो शायद क्वालिटेटिव ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इट इज अ फोकस्ड रिसर्च। ये फोकस करती है, आपकी आइडियोलॉजी जानने में मदद करती है, और इन डेप्थ आपकी मान लो एक पार्टिसिपेंट है, उसके इन डेप्थ जाने की कोशिश करती है, वो होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च का जो डेटा या आउटकम होता है वो कभी भी इन्फेरेंशियल नहीं होता है। राइट? आई एम ट्राइंग टू नो योर व्यू, मुझे आपका क्या करना चाहिए, मत जानना है, मुझे जानना है आपका आइडियोलॉजी क्या है, क्वालिटेटिव है। ठीक है ना? अगर मुझे पता करना है कि भैया इस ये पर्टिकुलर एक चीज हो रही, कितने लोग इंटरेस्टेड है, 10 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, क्वांटिटेटिव है। मत तो मैंने आपका फिर भी जाना, लेकिन मैंने नंबर ले लिया, वहां ऑप्शंस मैंने दे दिए। ठीक है ना? जैसे कि डेटा में तो डेटास पढ़े ना आप लोगों ने, डेटा टाइप्स। जब हम लोग बायोस्टैट्स की एक क्लास करेंगे तो उसमें मैं फटाफट में डेटा भी बताऊंगा। डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं? 4, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नहीं सुने ना? नहीं सुने? नहीं सुने? फालतू की पता नहीं पढ़ा है, ये मान ही नहीं सकता नहीं पढ़ा है किसी ने। नॉमिनल का मतलब होता है हाँ या ना। मैं बात करता हूं ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दर्द है तुमको, उसका जवाब क्या दोगे? हाँ या ना, बात ही खत्म। अगर कुछ ऐसा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ समथिंग, आज बहुत सर्दी है तो इसका क्या जवाब हो सकता है? तो भाई या तो है या तो नहीं है, तो दैट बिकम्स अ नॉमिनल आंसर। ठीक है, जिसका आंसर मैं सबसे कम से कम शब्दों में दे सकूं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जैसे ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को या कोई लोग भी आप लोगों को वो पढ़ाते हैं ना, क्लासिफिकेशंस पढ़ा दिया, जैसे मैंने आप लोगों को जॉइंट प्ले पढ़ाया, 0 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर है, मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल ऑर्डर है। ठीक है ना? जीसीएस ऑर्डर है। ठीक है ना? तो अगर ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डिनल डेटा हो गया वो। ठीक है ना? इंटरवल का मतलब हो गया तापमान इससे इसके बीच में रहेगा आज दिन का, आज के मैच का प्रोजेक्टेड स्कोर 320 से 350 के बीच में रहेगा, क्या हो गया? इंटरवल है। ठीक है ना? रेशियो, रेशियो ही हमारे सबसे ज्यादा काम का डेटा होता है, और हम जो स्टडीज करते हैं उसका आउटकम मैक्सिमली रेशियो होता है। रेशियो का मतलब नंबर में डेटा मिल रहा है आपको। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ डेटा से एक्स अपॉन, अगर से खाली एक्स लिखा तो इट इज लाइक एक्स अपॉन 1, सो दैट एक्चुअली बिकम्स x/1। ओके, मान लीजिए 22/7 मिल रहा है मुझे डेटा। ठीक है ना? मतलब फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग आई एम गेटिंग इन अ नंबर, दैट एक्चुअली बिकम्स माय रेशियो। ठीक है? ऐसे मत करो यार, ये पढ़ाया होगा तुम लोगों को, मान ही नहीं सकता नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि ये तो सवाल आता ही आता है। ठीक है ना? अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लेना अभी भी, क्योंकि ये आएगा सवाल, ये आता ही आता है। डेटा टाइप्स, अगर हमको डेटा टाइप नहीं पता है तो हम ना ही रिसर्च डिजाइन पता कर सकते हैं। चलो रिसर्च डिजाइन तो फिर भी पता कर सकते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल टेस्ट पता नहीं कर सकते हैं वहां पे। ठीक है? और स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं पता है हमको तो रिसर्च आगे बढ़ेगी नहीं, अटक जाएगी बीच में। चलो फटाफट से आ जाते हैं हम बात पे, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा 2 तरीके का डेटा होता है, दो या रिसर्च जो है 2 तरीके की रिसर्च होती है। मैं एक बार क्वालिटेटिव को चलो हटाऊंगा नहीं, यही रखते हैं। It can be of 2 types. Either it can be experimental or it can be non-experimental. अब एक चीज को हमेशा याद रखना, एक्सपेरिमेंटल में मैं 3 चीजों के बारे में ध्यान देता हूं। 1 इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस
और एब्सेंस या प्रेजेंस की बात करते हैं ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं, कौन से दो वेरिएबल्स? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या? एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड है, जो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड है, यानी कि वो बदल रहा है किसी और की वजह से, ठीक है ना, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अपने अनुसार चले जा रहा है, जो भी आजू बाजू हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यू नो व्हाट इज द इटर्नल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बता सकते हो? मैं कई जगह बोल चुका हूं इस बात को, तो शायद आप लोगों ने सुना हो कभी। टाइम इज द इटर्नल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समय किसी के लिए नहीं रुकता, सुना है ना ये बात तो, है ना? तुम कुछ भी कर जाओ, समय के ऊपर कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत में एक लाइन लिखी है, समय केवल साक्षी होता है, उत्तरदायी हमारे कर्म होते हैं। इसका मतलब है समय इज इंडिपेंडेंट, हमारे कर्म आर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना? चलो, वैसे हमारे कर्म जो है वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। चलो, सो हमारे कर्म का मतलब इंटरवेंशन, राइट? इंटरवेंशंस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। तो फिर डिपेंडेंट क्या हुआ हमारे रिसर्च में? हमारे रिसर्च में डिपेंडेंट हुआ आउटकम मेजर। हमने जो आउटकम लिया, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेते हैं ना, क्योंकि हमको पता है हमारी इंटरवेंशन की वजह से वही तो बदलेगा, है ना? तभी तो हम प्री टेस्ट भी लिया अपने, यानी कि इंटरवेंशन शुरू होने से पहले भी हमने एक आउटकम लिया और लास्ट में भी वही आउटकम लिया, क्योंकि हम उसी में तो बदलाव देखना चाह रहे थे। जैसे कि पेन, पेन इज अ आउटकम मेजर, ठीक है ना? यानी कि वैस ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है ना? तो अगर मेरा आउटकम मेजर है तो माय आउटकम मेजर विल ऑलवेज बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड माय इंटरवेंशन विल ऑलवेज बी अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा याद रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आते हैं। जब आप ग्राफ बनाते हो तो ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, ठीक है? हमेशा याद रखना इस चीज को। चलो, तो अब मैं क्या बात कर रहा था? तीन चीजों के बारे में हम बात करते हैं जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात करते हैं। तो पहला मैनिपुलेशन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड नंबर इज रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन ऑफ डेटा। अब ये आती है आपकी सैंपलिंग से, साधारण भाषा में समझा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सैंपलिंग में आती है, एक तो होता है सैंपल ऑफ कन्वीनियंस, ये आया इसको भी ले लिया, ये आया इसको भी ले लिया, वो आया उसको भी, जो आया सबको ले लिया। रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि आई विल चूज बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, यानी कि तुम सब लोग वो थे जो कि मेरी रिसर्च का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, लेकिन मैं तुम सबको नहीं ले रहा। मैं किसको ले रहा हूं? यहां से मैंने शुरू किया कि मैं हर ऑड नंबर वाले लोगों को लूंगा। इसको ले लिया, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड को ले लिया, फोर्थ को छोड़ दिया, फिफ्थ को ले लिया, सिक्स को छोड़ दिया। तो ऐसा करते करते जो लोग ऑड नंबर की सीट्स पे बैठे थे मैंने उनको रिसर्च में ले लिया, इवन नंबर वालों को छोड़ दिया। या फिर मैंने क्या किया, एक पेपर से चिट बनाई, यस नो यस नो यस नो की चिट बनाई मैंने। फिर आप सब लोगों को कहा कि ये चिट उठा लो, जिसके पास यस की चिट आई वो अंदर आ गए रिसर्च में, नो की आई उनको बाय बाय कर दिया हमने, ठीक है ना? दैट बिकम्स रैंडमाइजेशन, यानी कि रैंडम सैंपलिंग करी है हमने। रैंडम सैंपलिंग हमेशा क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इंप्रूव कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है? थर्ड नंबर एक और चीज क्या होती है इसके अंदर? थर्ड नंबर इज दी प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप। 10 मिनट, 5 मिनट, ओके चलो कोई बात नहीं। एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल आज करते हैं, फिर ये वाले क्वालिटेटिव जो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसका मतलब है ऑल 3 क्राइटेरियाज आर प्रेजेंट, ठीक है? अगर तीनों प्रेजेंट है तो इट विल बी कॉल्ड एज प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है? प्री नहीं, सॉरी ट्रू, ट्रू, इट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इट इज कॉल्ड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सेकेंड, अगर कोई दो प्रेजेंट है, यानी कि कंट्रोल और रैंडमाइजेशन में से एक, एंड मैनिपुलेशन तो जरूरी है। अगर क्राइटेरिया 1 और सेकंड और थर्ड में से कोई एक, अगर ये दो क्राइटेरिया हमारे पास हैं तो इट इज नोन एज कासी एक्सपेरिमेंटल।
ओके अगर इन तीनों में से एक ही है, एक मतलब ये दोनों ही नहीं है, ये तो जरूरी है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो जरूरी है। अगर ऐसा है तो इट विल बी कॉल्ड एज प्री एक्सपेरिमेंटल, यानी कि ओनली वन क्राइटेरिया, दैट इज मैनिपुलेशन। बराबर, इज दैट ओके? अब हम बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल की, कोरिलेशनल स्टडी। जब आप दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो, दैट बिकम्स अ कोरिलेशनल स्टडी। सेकेंड इज सर्वे। सर्वे इज अ सोशल साइंस स्टडी जहां पे ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस अवेलेबल होती है, जहां पे बहुत सारे लोगों में से आप कुछ कुछ क्वालिटेटिव डेटा निकाल करके ला रहे हो, लेकिन इसमें मैक्सिमली क्वांटिटेटिव डेटा होता है। जैसे कि सेंसस, पॉपुलेशन हो गया, उम्र निकाल लिया, मेल फीमेल इज अगेन अ नॉमिनल डेटा, तो मेल फीमेल निकाल लिया, आप लोगों ने पता कर लिया कि एज कितनी है, बीमारियां कितनी है, ये सारी चीजें आपने पता लगा लिया, तो दैट बिकम्स योर सर्वे बेस्ड स्टडी। ऑलराइट, इसके बाद दो तरीके की और होती है, चलो वो काम की नहीं है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड डेवलपमेंटल। किसी एक डेटा को लेकर के अगर आपने वहीं पे डिस्क्राइब कर दिया है, दैट बिकम्स अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एंड डेवलपमेंटल इज इफ प्रोग्रेसिवली योर डेटा इज गेटिंग डेवलप्ड, राइट? सो दैट इज डेवलपमेंटल स्टडीज में मेजर जो काम की हमारी कोरिलेशन एंड सर्वे बेस्ड, राइट? इसके बाद हमारा एक थोड़ा सा बड़ा पोर्शन बच रहा है, दैट इज क्वालिटेटिव डिजाइन। तो क्वालिटेटिव डिजाइन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे।